हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर लिया था और आपने जाना था जो भोजन होता है, भोजन में कौन कौन से घटक होते हैं जो कि हमारे पोषण यानी न्यूट्रिशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमने जो भी कल टॉपिक कवर किए थे उसका एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आया कि जो भोजन होता है वो भोजन जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। तो जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं जिससे कि हमें क्या मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, वो सारे ही भोजन में क्या होते हैं, वो सारे ही भोजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण में क्या देखा कि आपने उदाहरण के तौर पे अलग अलग खाद्य पदार्थ देखे, जिसमें आपने देखा कि अलग अलग प्रकार के आपको क्या मिल रहे हैं, पोषक तत्व मिल रहे हैं। यही जो पोषक तत्व क्या थे, भोजन के घटक थे, जिसमें सबसे पहले हमने प्रोटीन की बात की थी। तो आपने देखा था जो प्रोटीन का जो स्रोत है, जो सोर्स है, यानी प्रोटीन किससे हमें मिलता है, तो आपने उसमें दाल, अंडे, मांस का एग्जाम्पल देखा था। उसके बाद हमने किसकी बात की थी, विटामिन की बात की थी। अब विटामिन कहाँ मिलता है, फलों में मिलता है और सब्जियों में मिलता है। नेक्स्ट हमने बात की कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है, जितनी भी अनाजें होती हैं, दालें होती हैं, उन सभी से हमें क्या मिलता है, हमें उन सभी से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वैसे ही जब हमने वसा की बात की तो आपने देखा जितनी भी तेलीय चीजें होती हैं उन सभी में क्या होती है, उन सभी में वसा होती है, जैसे कि तेल, घी, मक्खन, पनीर आदि। तो जो भी भोजन आप अपने दैनिक जीवन में ग्रहण करते हैं वो सारे ही क्या है, वो सारे ही खाद्य पदार्थ है, क्योंकि उनमें से आपको कुछ ना कुछ पोषक तत्व मिलते हैं। साथ ही हमने क्या बात की थी कि जो भोजन होता है, भोजन में एक ही प्रकार के भोजन से आप सारे ही पोषक तत्वों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम अलग अलग प्रकार का भोजन क्यों ग्रहण करते हैं। आपने सुबह देखा कि आप जब सुबह कुछ खाते हैं तो वो अलग होता है, दिन में आप कुछ अलग खाते हैं। तो हम अलग अलग प्रकार का जो भोजन ग्रहण इसलिए करते हैं क्योंकि सारे जो पोषक तत्व हैं, सारे पोषक तत्व हमें मिल सके। क्योंकि जब तक हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व ना मिले तब तक क्या होता है, हमारा जो पोषण होता है वो उचित रूप से नहीं होता है। अब पोषक तत्व जैसे हमने देखा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो हमने इतने सारे जो पोषक तत्व देखे, इन पोषक तत्वों का अलग अलग कार्य होता है। तो इन सभी कार्यों की पूर्ति के लिए हमें क्या होती है, अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं, फूड के अलग अलग कंपोनेंट कहें या अलग अलग जो घटक होते हैं वो क्या होते हैं, वो आवश्यक होते हैं। और वो कैसे मिलेंगे, जब आप अलग अलग प्रकार के भोजन को ग्रहण करेंगे। तो इसके साथ ही जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आया था वो आया था स्वस्थ भोजन के घटक। तो अब हमने क्या देखा, जो भोजन होता है, भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं, उसमें से सबसे पहला जो हमारे पास आया वो क्या आया, वो प्रोटीन आया। अब हमने प्रोटीन में दो चीजें यहाँ पे पढ़ी थी। सबसे पहले तो आपने देखा कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का क्या कार्य होता है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, प्रोटीन का जो स्रोत है, यानी प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, सबसे पहले तो आप ये जान पाएंगे कि जो भोजन के जो घटक होते हैं, जो हम रोज अपने भोज्य पदार्थों में शामिल करते हैं, उनका क्या कार्य होता है। उसके बाद आप देखेंगे आप कहाँ से उस जो भोजन का जो घटक है, जो कंपोनेंट है, उसे आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे कि मानव शरीर ज्यादातर प्रोटीन से बना होता है और इसीलिए प्रोटीन को आहार में शामिल करना आवश्यक होता है। यानी कि यहाँ पे क्या जो प्रोटीन होता है, आपको क्या बताया गया था, प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है। जो हमारा जो बॉडी फॉर्मेशन होता है, या फिर आप कहें जब कट फट जाता है, जो घाव होते हैं, तो घाव को ठीक करने में किसकी मदद चाहिए होती है, प्रोटीन की मदद चाहिए होती है। यानी जब भी आप देखते हैं आपके जब कटफट लगता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, ऊतक क्या हो जाते हैं, वहाँ पे डैमेज हो जाते हैं। उस डैमेज को पूरा करने के लिए, उस चोट को पूरा करने के लिए वहाँ पे प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हमारे शरीर का फिर से निर्माण करता है, यानी सेल्स का निर्माण करेगा, टिश्यू का निर्माण करेगा, और जिससे वो घाव क्या हो जाता है, फिर से ठीक हो जाता है। तो ये आपने क्या देखा, ये देखा आपने प्रोटीन का कार्य। नेक्स्ट हमने देखा जो प्रोटीन होता है वो कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो प्रोटीन हमें प्लांट्स, जो पौधे से जो पाए जाने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं वहां से भी मिलता है, और जो हम पशुओं से जो भोजन लेते हैं वहां से भी मिलता है। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें, हम पौधों की बात करें, तो हमने देखा था वहां पे दाल एग्जाम्पल आए थे, यानी जो बीज होते हैं, जो दालें होती हैं, वो सारी ही क्या होती है, प्रोटीन की स्रोत होती हैं।
वहीं अगर हम पशुओं की बात करें तो आपने जो मांस, मछली और जो अंडा, पनीर जो भी देखा वो सारे ही क्या है, प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है वो क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है। अब कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, जो भी आप अपने दैनिक जीवन में गतिविधि कर रहे हैं उसके लिए जो ऊर्जा आपको प्रोवाइड हो रही है, ऊर्जा आपको मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है, वो कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलती है। यानी प्रोटीन ने तो क्या किया, प्रोटीन ने आपके शरीर के निर्माण में अपनी भागीदारी बताई। कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है, आपको थकने नहीं देता है। तो आप जो भी काम करते हैं, आप जितने भी एक्टिव होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स आपको क्या बताए गए हैं, जितने भी अनाज होते हैं, चाहे गेहूं हो या चावल हो, तो और जितने ही क्या हो, जितने भी आप देखेंगे अनाज हो या फिर जितनी जो और जो पोषक तत्व जो आप खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, जैसे दालें जो होती हैं उसमें भी क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की कुछ मात्रा प्राप्त हमें होती है। तो ये आपने किसके बारे में पढ़ा, ये आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है वसा। वसा क्या है, तीसरा कंपोनेंट है, तीसरा घटक है किसका, भोजन का। तो वसा का क्या कार्य देखा था हमने, ये विटामिन का अवशोषण करता है, यानी कंज्यूम करेगा, भंडारण करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कि जो वसा होती है वो विटामिन के अवशोषण के लिए इंपॉर्टेंट होती है, भंडारण के लिए इंपॉर्टेंट होती है और परिवहन करती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, कहाँ, हमारे शरीर में। साथ ही वसा हमें एनर्जी भी देती है, यानी ऊर्जा भी देती है। हमने क्या देखा था, जो मुख्य स्रोत जो ऊर्जा का है वो कार्बोहाइड्रेट है और उसके बाद जो स्रोत है वो क्या है, वसा है। तो वसा का जो स्रोत होते हैं, वसा को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, जितनी भी तेलीय चीजें होती है, जितनी भी ऑयली चीजें आपने देखी हैं, उन सभी में क्या होते हैं, उन सभी में वसा प्रेजेंट होती है। तो ये क्या था, ये तीसरा घटक था भोजन का। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है विटामिन। विटामिन के बारे में आपने क्या जाना, ये भोजन और ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है। वे कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं में सहकारक के रूप में भी कार्य करते हैं। अब जो विटामिन होते हैं, मैंने कहा था कि हमारे शरीर में बहुत सारी जो रासायनिक गतिविधियां चलती रहती हैं, केमिकल प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। जैसे अगर आपका डाइजेशन हो रहा है, आपका एक्सक्रीशन हो रहा है, यानी कि पाचन भी हो रहा है, उत्सर्जन भी हो रहा है, इन सभी क्रियाओं में ये क्या एक रासायनिक प्रतिक्रियाओं के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो विटामिन होते हैं वो अलग अलग प्रक्रियाओं में कैसे अपनी भागीदारी को निभाते हैं। तो विटामिन का क्या कार्य है, जितनी भी रासायनिक प्रक्रिया हमारे शरीर में हो रही हैं, उन सभी में अपना योगदान पूरा करते हैं। तो ये कौन सा घटक है, ये आप चौथे घटक के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो भोजन का जो विटामिन है वो चौथा घटक है। उसके बारे में हमने खनिज के बारे में देखा था। तो खनिज भी क्या है, जो एंजाइमी प्रतिक्रियाओं को करने के लिए आयरन और फास्फोरस जैसे खनिजों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे भी क्या है, एंजाइमी प्रतिक्रिया, आपके पास एक नया वर्ड आ रहा है। तो एंजाइमी प्रतिक्रिया भी सेम वैसी होती है जैसे कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, उसके लिए खनिज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके पास दो एग्जाम्पल भी आए हैं, फास्फोरस और आयरन। जैसे कि इमेज में आपको क्या बताया गया है, इमेज में आपको अलग अलग प्रकार के विटामिन बताए गए हैं, जैसे विटामिन ए, B1, B2, B5, B6, B9, ऐसे करके आपको विटामिन के साथ साथ ये भी बताया गया है कि किस फ्रूट में या किस सब्जी में जो विटामिन हैं वो पाए जा रहे हैं। साथ ही आपको कुछ मिनरल्स भी यहाँ पे बताए गए हैं। मिनरल्स क्या है, यहाँ पे खनिज लवण, यहाँ पे मिनरल्स होते हैं। तो आपने अभी तक क्या देखा, जो भोजन के कितने घटक होते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उनके क्या क्या स्रोत होते हैं। इसके बाद मैंने आपको जल भी बताया था, यहाँ पे क्या था, जल भी शामिल होता है। तो टोटल हमारे पास कितने घटक आए भोजन के, 6 घटक आए। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। जो हमारे पास उससे आगे आया था, कार्बोहाइड्रेट के लिए आयोडीन परीक्षण। अब हमने क्या देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, किसी भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, उसे टेस्ट करने के लिए अब आप क्या करेंगे, आपके पास एक परीक्षण आया है, एक टेस्ट आया है। आप टेस्ट कर सकते हैं कि किस भोज्य पदार्थ में जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने आयोडीन परीक्षण द्वारा सभी खाद्य पदार्थों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है। तो किसके द्वारा यहाँ पे ये किया जा रहा है, आयोडीन परीक्षण के द्वारा। यानी कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, आयोडीन की यहाँ पे आवश्यकता है। तो आप देखेंगे, नमूना खाद्य पदार्थ में तनु आयोडीन घोल की कुछ बूंदें मिलाई जाती हैं। यदि रंग भूरे से नीला काले रंग में बदल जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति की पुष्टि हो जाती है। यानी आपने क्या किया, एक सैंपल लिया। सैंपल में मैंने आपको कल बताया था, आप क्या करेंगे, चावल को भिगोएंगे कुछ देर, और वो जो उसका पानी रहता है, जिसे हम मंड कहते हैं, जो क्या होता है, मिल्की कलर का होता है, उसमें आपने क्या किया, उसे आपने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया।
अब आपने उसमें क्या किया कि आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदे उसमें मिला दी और आपके पास कलर कैसा आया, ब्लू ब्लैक, यानी नीले से काला आपके पास कलर आया। यदि आपके पास नीले से काला कलर आ जाता है तो इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये टेस्ट आप कर सकते हैं तो और पता लगा सकते हैं कि किस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। यदि ये कलर नहीं आता है आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रेजेंट नहीं है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास आया था वो आया था प्रोटीन के लिए टेस्ट। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रोटीन टेस्ट करना है कि किसी भोज्य पदार्थ में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या किया, भोजन के नमूने में प्रोटीन का परीक्षण कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के घोल से किया जाता है। वहां पे आपको क्या चाहिए था, आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए था। यहाँ पे आपको दो चीजें चाहिए। सबसे पहले जो कॉपर सल्फेट होता है, सेकंड जो होता है कास्टिक सोडा होता है। ये जो टेस्ट है इसे आप अपने स्कूल में कर सकते हो क्योंकि सारे केमिकल्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने एक फूड सैंपल लेना है। फूड सैंपल में आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दालें जो होती हैं वो प्रोटीन का स्रोत होती हैं। आपने दाल का क्या किया, पेस्ट बना दिया, उसे पीसा और उसका एक पेस्ट बना दिया। उसके बाद आपने फिर क्या किया, अपने यहाँ पे नमूने खाद्य पदार्थ को बहुत पतला पेस्ट बनाया जाता है और उसमें उपरोक्त घोल मिलाया जाता है। कौन सा घोल, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा दोनों को मिक्स करके एक घोल बनाया जाता है। और ये जो आपने फूड सैंपल लिया है, जो मैंने आपको कहा था, आपने दालों को पीस करके छोटा मतलब बारीक सा पीस करके एक पेस्ट बनाया और उसमें क्या किया, घोल को मिला दिया। अब आपके पास रिजल्ट क्या आता है, तो आप देखेंगे यदि परिणाम घोल का रंग बदलकर बैंगनी हो जाता है तो प्रोटीन की उपस्थिति की पुष्टि हो जाती है। अब यहाँ पे कलर कैसा आ रहा है, बैंगनी आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज देखेंगे, ये क्या था, ये एक फूड सैंपल था। आपने क्या किया, दाल को बारीक से पीसा, पेस्ट बनाया, एक टेस्ट ट्यूब में डाला, उसमें आपने जो भी आपको सॉल्यूशन बताए गए हैं वो सॉल्यूशन डाला और उसके बाद आपको क्या मिला, बैंगनी कलर मिल गया। अभी जो पॉजिटिव है ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें क्या है, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, क्योंकि जो बैंगनी कलर है वो किसके लिए है, वो प्रोटीन के लिए है। यहाँ पे बैंगनी कलर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे माइनस में आपको दिखाया गया है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो आपने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट पढ़ा और प्रोटीन का टेस्ट पढ़ा। तो नेक्स्ट जो आपके पास टेस्ट आता है वो आता है वसा के लिए परीक्षण। अब क्या हो रहा है, फैट के लिए परीक्षण हो रहा है, वसा के लिए परीक्षण हो रहा है। तो ये सबसे इजी टेस्ट मैंने आपको बताया था। आप क्या कर सकते हो, कोई भी फूड आप ले लेंगे जिसमें आपको लगता है कि इसमें फैट हो सकता है, उसे आपने क्या किया, एक पेपर में लिया और पेपर में आपने उसे बारीक सा उसके चूरा कर दिया, यानी आपने उसे क्या कर दिया, उसका पेस्ट बना दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपके पास कागज है, कागज में आपको कुछ ऐसी ऑयल ड्रॉप दिखाई देगी, यानी कि आपको कुछ तेल की कुछ बूंदे दिखाई देगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप मूंगफली का दाना ले सकते हैं। मूंगफली के दाने को आपने क्या किया, उस पेज में आपने बहुत छोटे छोटे उसके पीसेस कर दिए पेजेस में। उसके बाद आपने जब पेज को खोला तो आपने देखा, जब आप उसे हटाएंगे, जब आप मूंगफली के जो चूरे थे उसे हटाएंगे तो आपको कुछ ऐसी ड्रॉप देखने को मिलेगी। तो जिस भी खाद्य पदार्थ में फैट प्रेजेंट होगा, जिस भी खाद्य पदार्थ में वसा प्रेजेंट होगी, वहां पे क्या आएगा, एक ऐसी ऑयल ड्रॉप आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जो फैट है, जो वसा है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो होती है जो जितनी भी तेलीय चीजें होती है वहां पे फैट प्रेजेंट होता है। तो इस टेस्ट के लिए आपको किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है, आप इसे घर पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, आपने 3 टेस्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के टेस्ट के बारे में पढ़ा। आपको क्या याद रखना है, अभी तक आपको ये याद रखना है कि किस टेस्ट में कौन सा कलर आ रहा है, इस टेस्ट में आप कौन से केमिकल का यूज कर रहे हो। तो आपको डिफ्रेंशिएट मेनली 2 टेस्ट में करना है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में। कार्बोहाइड्रेट में कैसा कलर आपके पास आया था, ब्लू से ब्लैक आया था, जबकि प्रोटीन में आपके पास बैंगनी कलर आया था। अगर बात हम वसा की करें, फैट की करें, तो वहां पे आपका कुछ कलर से लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो तेल की जो बूंदे हैं, वहाँ बूंदे आपको नहीं दिखाई देंगी, आपको क्या दिखाई देगा कि कागज पे कुछ तेल सा लगा हुआ है। तो वही क्या है, वही बताएगा कि इसमें क्या है, इसमें फैट प्रेजेंट है। तो ये जो तीनों टेस्ट है ये आपकी बुक में दिए गए हैं और आपको ये याद भी रखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इन तीनों टेस्ट में से कोई एक टेस्ट जरूर आएगा। हो सकता है कि आपके पास तीनों टेस्ट आ जाएं या हो सकता है 1 या 2 टेस्ट आए। तो ये क्या है, इस चैप्टर के सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है, आपके पास क्या है कि कितने घटक आपके पास हैं, भोजन के कितने घटक हमें मिले हैं।
उनके क्या क्या स्रोत हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट आता है कि टेस्ट हमारे पास आते हैं। 3 प्रकार के टेस्ट आपके बुक में दिए गए हैं, वो सारे ही टेस्ट आपको क्या करने हैं, आपको याद करने हैं, आपको समझना है, और आपको क्या करना है, अपने स्कूल में से परफॉर्म भी करना है। तो इसके बाद हमारे पास जो नया टॉपिक आता है वो है रेशियो। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था, और अब हमारे पास एक नया टॉपिक आता है कि रेशियो। अब रेशियो क्या होते हैं, तो रेशियो के बारे में आप पढ़ेंगे कि रेशे ऐसे पदार्थ हैं जो भोजन में बल्क जोड़ते हैं, यानी भोजन में क्या करते हैं, ये बल्क जोड़ते हैं, भोजन का एक या साधारण भाषा में कहें तो भोजन का वेट इंक्रीज करते हैं। तो नेक्स्ट आप देखेंगे, मनुष्य फाइबर को पोषक तत्व के रूप में उपयोग नहीं कर सकता। अब ये फाइबर क्या है, तो यहाँ पे फाइबर क्या है, फाइबर यानी रेशे, रेशे को ही हम क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। यानी रेशे आप हिंदी में कहेंगे और फाइबर आप किस में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे। तो जो फाइबर होता है वो पोषक तत्वों के रूप में इंसानों से यूज नहीं करता है, इसीलिए हमने रेशों को, जब हमने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था, यानी भोजन के घटक के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो हमने पोषक तत्वों में रेशों को शामिल नहीं किया था। नेक्स्ट आप देखेंगे, लेकिन ये पाचन तंत्र के साथ साथ भोजन के आसान संचलन में भी मदद करते हैं। अब आपके पास क्या है, जो रेशे होते हैं, रेशे पोषक तत्वों में शामिल तो नहीं होते हैं, पर ये क्या करते हैं, ये पाचन तंत्र के साथ साथ भोजन के संचलन में मदद करते हैं। यानी आपको क्या पता चला कि रेशे हमारे पाचन में मदद कर रहे हैं, साथ ही भोजन के संचलन में मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, साबुत अनाज, आटा, अनाज, आलू, ताजा भोजन, कच्ची और पकी हुई सब्जियां हमारे भोजन को रुक्षांश प्रदान करती हैं। यानी ये क्या है, ये स्रोत हैं, किसके, रेशों के स्रोत हैं, जो क्या हमें मिलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये भोजन के उचित पाचन में मदद करता है और कब्ज को रोकता है। तो अभी तक हमने रेशों के बारे में क्या जाना, जो रेशे होते हैं वो उनके क्या स्रोत हैं, ये जो जितने भी आपको एग्जाम्पल दिखाए गए हैं ये सारे ही क्या है, रेशों के स्रोत हैं। रेशों का जो मुख्य कार्य होता है, यानी फाइबर का जो मुख्य कार्य क्या होता है, हमारे शरीर का पाचन। यानी कि अगर आप उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन में रेशे यानी फाइबर का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब आप देखते हैं जो उत्सर्जन होता है, अगर आपके भोजन में रेशे नहीं होते हैं, फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है, तो वहाँ पे कब्ज की प्रॉब्लम आने लगती है, और कब्ज की प्रॉब्लम होने से के साथ साथ आपको बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। आपकी एसिडिटी होती है, गैस हो जाती है, आपको सर दर्द की भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि आपका जो सर है वो घूमने भी लगता है। तो जब कब्ज होती है तो हमें बहुत सारी बीमारियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और कब्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे भोजन में रेशे यानी फाइबर प्रेजेंट नहीं है। तो आपको फाइबर का मुख्य जो आपको कार्य याद रखना है वो यही है कि वो पाचन में हेल्प करता है, यानी कि डाइजेशन में हेल्प करता है और उत्सर्जन में हेल्प करता है। यदि रेशे हमारे खाने में कम हो जाते हैं तो क्या होती है, कब्ज की दिक्कत आपको देखने को मिलती है, और कब्ज से बहुत सारी बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या कुछ डायग्राम में कुछ फूड दिखाए गए हैं जिसमें क्या आता है, जिसमें फाइबर प्रेजेंट होता है। तो अब आपको यहाँ से क्या एक नया नॉलेज मिला, जब भी किसी को कब्ज की दिक्कत है तो आप उसे बता सकते हो कि आपको अपने भोजन में रेशे यानी फाइबर को शामिल करना चाहिए। साथ ही आप उसे ये भी बता सकते हो कि कौन कौन से किस प्रकार का भोजन करने से उसे फाइबर मिलेगा यानी रेशे मिलेंगे और उसकी कब्ज ठीक हो सकती है, या फिर उसे आगे से कब्ज की दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने भी कभी ऐसा फील किया होगा कि आपको कब्ज की दिक्कत हो रही है, तो अब आपको समझ में आने लगा होगा कि आप कैसे इस कब्ज की दिक्कत को दूर कर सकते हैं। आप रेगुलरली इन फूड का, इन जो भोज्य पदार्थ है, इनका सेवन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कब्ज को दूर रख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ फ्रूट ही नहीं, बल्कि आपने यहाँ पे पढ़ा था कि जो रेशों का जो स्रोत है वो साबुत अनाज है, आटा, अनाज और आलू, ताजा भोजन, कच्ची और पकी हुई सब्जियां, इन सभी से क्या मिल सकता है हमें, इन सभी से हमें रेशे यानी फाइबर मिल सकता है। आप क्या करेंगे, आप रेशे हेडिंग डालेंगे, आपने देखना है कि रेशे क्या होते हैं। रेशे भोजन में क्या जोड़ते हैं, बल्क जोड़ते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है, ये रिक्त स्थान में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपको जो वैकल्पिक क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो रेशे होते हैं वो भोजन में क्या जोड़ते हैं, वो क्या जोड़ते हैं, बल्क जोड़ते हैं, यानी कि भोजन में बल्क जोड़ते हैं। सेकंड आप देखेंगे कि जो फाइबर होता है उसे पोषक तत्वों के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। थर्ड आपके पास ऑप्शन आपके पास जो नया क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि जो फाइबर होता है, फाइबर का क्या कार्य होता है, और अगला आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि फाइबर के क्या क्या स्रोत होते हैं या क्या क्या सोर्स होते हैं। तो ये सारी ही चीजें आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है संतुलित आहार। अब संतुलित आहार क्या होता है? तो यदि हम साधारण भाषा में जाने तो संतुलित आहार वही है जिसमें सारे ही पोषक तत्व शामिल होते हैं। वो सारे पोषक तत्व जो हमारे पोषण के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और क्या है, हमारे पाचन और हमारे उत्सर्जन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें पोषक तत्व भी शामिल हो जाते हैं, इसमें फाइबर भी शामिल हो जाता है। तो आप संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। एक संतुलित आहार स्वस्थ रहने के लिए सही मात्रा में विभिन्न प्रकार के भोजन को शामिल करता है। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जो संतुलित आहार है वहाँ पे एक वर्ड आया है सही मात्रा में और एक आया है विभिन्न प्रकार के भोजन को शामिल करता है। यानी कि आपने क्या करना है, अलग अलग जो वैरायटी होती है भोजन की, अलग अलग प्रकार के भोजन को अपने भोजन में शामिल करना है और सही मात्रा में। सही मात्रा का क्या अर्थ है? ना आप जरूरत से ज़्यादा उसे शामिल करेंगे ना ज़रूरत से कम करेंगे। यानी कि जो सही मात्रा होती है वो एक संतुलित भोजन का एक प्रमुख क्या होता है, गुण होता है। तो संतुलित भोजन में क्या क्या आपके पास आया? सही मात्रा होनी चाहिए, न ज़्यादा न कम होना चाहिए और विभिन्न प्रकार के भोजन शामिल होने चाहिए जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के लिए यह आवश्यक है। आप ये लाइन पढ़ेंगे कि जो स्वस्थ जो शरीर होता है स्वस्थ मन के लिए आवश्यक है। आप नोटिस करेंगे कि जब क्या आता है, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप जैसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अच्छा फील नहीं करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि आपको कब्ज की समस्या, हमने क्या कहा, कब्ज से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। आपको सर दर्द फील हो सकता है कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो या फिर आपका सर घूमने लगे। तो ये क्या है, आपका जो मन है वो भी आपको अच्छा फील नहीं होता है। आपका जो पूरा दिन है वो बहुत अजीब सा रहता है, यानी कि आप बहुत लो फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपको कमजोरी फील हो रही है। तो इसीलिए जो स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर का होना भी बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट आप देखेंगे केवल एक ही भोजन खाने से सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होंगे। अब ये बात हमने कर ली है कि जो भोजन होता है एक ही प्रकार के भोजन में सारे ही पोषक तत्व शामिल नहीं होते हैं। कोई जो भोजन होगा वो हमें प्रोटीन देगा, कोई कार्बोहाइड्रेट देगा, कोई फैट देगा, कोई खनिज लवण देगा, कोई विटामिन देगा। यानी कि हमें अलग अलग प्रकार के भोजन से अलग अलग पोषक तत्व मिल रहे हैं। इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, हमें अपने भोजन में वैरायटी रखनी चाहिए, विविधता रखनी चाहिए। नेक्स्ट आप देखेंगे पोषण विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य और उचित शरीर के वजन को बनाए रखने के लिए सामान्य संतुलित आहार आवश्यक है। यानी हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या होता है, संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अब संतुलित आहार हमने पढ़ लिया है, सारे ही पोषक तत्व उसमें समाहित हो, फाइबर भी उसमें प्रेजेंट हो और आप कैसे ले रहे हो, उसे सही मात्रा में ले रहे हो। यानी आप आवश्यकता से अधिक अगर कोई भी पोषक तत्व लेते हैं तो उसका भी एक नुकसान होता है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अगर आप वसा का यूज़ कर रहे हो तो आप देखेंगे कि उसमें मोटापे की फिर प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि इंसान बहुत मोटा होने लगता है क्योंकि पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में वो कंज्यूम कर रहा है। और जितने पोषक तत्व वो ले रहा है, जितनी ऊर्जा पोषक तत्व आपको दे रहे हैं उतनी ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है। जब खर्च नहीं हो रही है तो इंसान क्या होता है, मोटे होने लगते हैं। सेम वैसे अगर आप पोषक तत्व को कम लेंगे, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन, प्रोटीन, अब जो भी पोषक तत्व है आपने कम मात्रा में लिया तो आप देखते हैं कि जो इंसान है वो दुबला पतला दिखने लगता है, बहुत कमजोर सा आपको दिखने लगता है। तो जो सही मात्रा है, सही मात्रा से यही तात्पर्य है कि ना बहुत अधिक हो ना बहुत कम हो। आपको क्या लेना है, आपको एक संतुलित आहार लेना है। जितनी की आपको आवश्यकता है, जितनी आप एनर्जी खर्च करते हो उतना ही आपको भोजन लेना है, उससे अधिक या उससे कम आपको भोजन नहीं लेना है। नेक्स्ट आप देखेंगे अनुचित आहार के परिणाम स्वरूप कुपोषण के साथ शरीर का खराब विकास होता है और अधिक आहार से वजन, मधुमेह, मोटापा और अन्य आहार संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। अब आपको यही बताया गया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप कम भोजन ले रहे हैं तो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, यानी कि आप बहुत कमजोर आप दिखाई दे रहे हैं। और आपका यदि आप ज्यादा भोजन ले रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां देखने को मिल रही हैं, जैसे कि वजन का बढ़ना। अब आपने क्या किया, आप भोजन को ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट आपने लिया, प्रोटीन लिया, फैट लिया और आप क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को खर्च नहीं कर रहे हैं। जब उस ऊर्जा को आप खर्च नहीं कर रहे हैं तो आप मोटे हो गए। मधुमेह क्या हो गया कि आपने बहुत ज़्यादा मीठा लिया, बहुत ज़्यादा मीठा लेने से आपको मधुमेह हो गया। और अन्य क्या होती हैं, अन्य आहार संबंधी बीमारियां यहाँ पे हो जाती हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने क्या किया कि पहले हमारी जो बीमारियों का जो रीज़न है, पहला तो ये हो सकता है कि हम जो पोषक तत्व हैं उन्हें अपने आहार में शामिल नहीं कर रहे हैं, या फिर
सभी जो पोषक तत्व होते हैं उसे आपने आहार में शामिल नहीं कर रहे हैं। सेकंड क्या हो रहा है कि आप सारे जो पोषक तत्व होते हैं उसे शामिल तो कर रहे हो, लेकिन उसकी जो सही मात्रा में उसे शामिल नहीं कर रहे हो। यानी कि या तो आप उसे बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लिया लेकिन जो प्रोटीन था वो बहुत कम लिया, आपने फैट बहुत ज़्यादा ले लिया लेकिन जो विटामिन था वो बहुत कम लिया। तो यहाँ पे हर एक जो पोषक तत्व होता है उसे आपको सही मात्रा में लेने की आवश्यकता होती है। तो संतुलित आहार की परिभाषा आप नोट डाउन करेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है कि संतुलित आहार के मुख्य उद्देश्य। अभी तक हमने क्या जाना कि संतुलित आहार क्या होता है और उसमें क्या क्या पोषक तत्व शामिल होते हैं, कैसे शामिल होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो संतुलित आहार है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला जो आपके पास आता है स्वस्थ वजन और ऊर्जा संतुलन के लिए। स्वस्थ वजन से क्या यहाँ पे अभिप्राय है कि ना तो इंसान बहुत ज़्यादा मोटा हो ना बहुत ज़्यादा पतला हो, अपनी जो एज होती है अपनी आयु के अनुसार वो ठीक हो। यानी कि हो सकता है कोई बच्चा 2 साल का है तो उसका वेट ऐसा ना हो कि उसका वेट 25 या 30 kg हो, उसकी आयु के अनुसार उसका वेट क्या हो, उसका वेट उसकी आयु के वर्ग के जितने बच्चे होते हैं उसी के अनुसार उसका वेट हो। लेकिन हमने क्या देखा ऊर्जा के संतुलन के लिए, यानी कि जितनी आपको ऊर्जा की आवश्यकता है उसका संतुलन बना रहे। ये क्या है, ये संतुलित आहार का क्या है उद्देश्य है। नेक्स्ट आप देखेंगे हमारे शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के समुच्चय कार्य और रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना। यानी कि जो हमारा शरीर है जो उसका रखरखाव हो रहा है, जो उसमें जो निर्माण की प्रक्रिया हो रही है, यानी हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है। अगर हमारे शरीर में कोई कटफट लग जा रहा है तो उसका क्या हो रहा है, उसका उपचार हो रहा है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के रेगुलेशन के लिए, इन्हीं सभी चीज़ों को करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना। अब वो कौन सा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर का रखरखाव करता है या हमारी वृद्धि के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर हमारे घाव को भरने में वो मदद करता है। तो आपको मैंने क्या बताया था, जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर का आधा से ज़्यादा जो भाग होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो यानी संतुलित आहार में क्या होना चाहिए, प्रोटीन प्रेजेंट होना चाहिए, सही मात्रा में होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे संतृप्त वसा, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, जंक फूड, साधारण चीनी, आयोडीन युक्त नमक, सोडियम आदि का सीमित सेवन। यानी कि अब आपको कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि आपने देखा वसा, बहुत ज्यादा वसा लेने से क्या होती है, फैट जमा हो जाता है, फैट जमा हो जाने से क्या होता है, मोटापा आ जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी जो हमारा जो शरीर है उसमें फिर रोग होने लगते हैं। नेक्स्ट आपने देखा जो जंक फूड हम लोग खाते हैं, तो जंक फूड क्या होता है, इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसे पचाने में क्या होती है, दिक्कतें आती हैं जंक फूड को खाने से। नेक्स्ट आप देखेंगे जो चीनी होती है, यानी चीनी का अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए तो क्या होता है, मधुमेह होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो आयोडीन युक्त नमक, सोडियम आदि का, हमें इन सभी चीज़ों का हमें क्या करना है, सीमित उपयोग करना है, क्योंकि अगर हमने अधिक यूज़ किया तो क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां शरीर को जकड़ लेती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे अधिक मात्रा में फल, सब्जियां, फलियां, मेवे और साबुत अनाज शामिल करें। ये जो सारी ही चीजें होती हैं ये आपको क्या करनी है, नियमित रूप से अपने भोजन में शामिल करनी है। क्योंकि ये जो आपने देखा कि जो फल होते हैं या सब्जियां होती हैं, फलियां या मेवे होते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व आपको मिल रहे हैं। कोई आपको कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, कोई प्रोटीन दे रहा है, कोई विटामिन दे रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं आपको रेगुलरली अपने फूड में से ऐड करना है, अपने खाद्य पदार्थों में से ऐड करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे कुपोषण और अन्य पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए, यानी संतुलित भोजन क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके भोजन में, आपके फूड में किसी भी प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो जा रही है तो क्या हो रहा है, आपको कुपोषण देखने को मिल रहा है। यानी कि जो एक इंसान है वो बहुत पतला सा आपको नजर आएगा, उससे बहुत कमजोरी फील होगी, वो एक्टिव नहीं रहेगा और भी बीमारियां उसे घेर लेती हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है, एक संतुलित आहार की आवश्यकता है जिसमें सारे ही पोषक तत्व शामिल हो और सही मात्रा में हो। आपको ये जो वर्ड है सही मात्रा में, आपको ये याद रखना है, क्योंकि आपको आवश्यकता से अधिक भी नहीं उसे ग्रहण करना है और आवश्यकता से कम भी नहीं ग्रहण करना है। तो ये आपने क्या पढ़ा, आपने संतुलित आहार के कुछ मुख्य उद्देश्य पढ़े, ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। साथ ही आपको ये भी देखना है कि किस किस प्रकार के पोषक तत्वों से आपको क्या क्या, कौन कौन सी उसके जो फंक्शन है वो कौन कौन से हैं।
चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है विटामिन। अब आप क्या करेंगे, अब विटामिन के बारे में पढ़ेंगे कि विटामिन क्या होते हैं, कितनी मात्रा में आपको विटामिन की आवश्यकता होती है। इसके बाद आप ये भी जानेंगे कि विटामिन के अलग अलग प्रकार होते हैं और किसी विटामिन की कमी से आपको कौन सा रोग हो सकता है। तो सबसे पहले आप जानेंगे जो विटामिन की हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी कि हमने मेनली 3 पोषक तत्व के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को लिया था। सबसे अधिक मात्रा में हमें इन्हीं 3 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। जो अन्य पोषक तत्व होते हैं उसे हम कम मात्रा में लेते हैं। तो नेक्स्ट आप देखेंगे विटामिन हमारी आंखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए हमारी मदद करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, विटामिन का कार्य बताया जा रहा है कि ये हमारी आंखें, हड्डियां, दांत और मसूड़ों को ये स्वस्थ रखने के लिए क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थ सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है। अब आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि सुरक्षात्मक भोजन क्या किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, जो विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थ होगा उसे हम सुरक्षात्मक भोजन कहेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारे शरीर को रोगों से बचाता है और हमें स्वस्थ रखता है। कौन, विटामिन। तो विटामिन के बारे में आपने क्या जाना कि जो विटामिन होता है आपको कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। ये क्या करता है, हमारी आंखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। और विटामिन से भरपूर भोजन को हमने क्या कहा था, सुरक्षात्मक भोजन कहा था, क्योंकि ये हमें रोगों से बचाता है और हमें स्वस्थ रखता है। तो विटामिन के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो है मिनरल्स। मिनरल्स, तो मिनरल्स के बारे में हम क्या जानेंगे, मिनरल्स भी जो है हमारे शरीर को मिनरल्स की कम आवश्यकता होती है, यानी कि बहुत अधिक मिनरल्स की हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि हमने विटामिन के बारे में देखा था। नेक्स्ट आप देखेंगे शरीर की समुचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रत्येक आवश्यक है, यानी कि अलग अलग जो खनिजों का आपको एग्जाम्पल दिया गया था, खनिज यानी कि मिनरल्स, अलग अलग मिनरल्स का आपको एग्जाम्पल दिया गया था। तो हर एक जो मिनरल्स होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे विकास के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल आती है जिसमें आपको जो विटामिन होते हैं, विटामिन के आपको अलग अलग प्रकार दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला विटामिन ए होगा, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये क्या है, ये विटामिन के अलग अलग प्रकार है। अब अगर इन विटामिन की कमी हो जाती है तो कुछ रोग यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विटामिन ए से। तो जो विटामिन ए है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, यानी इस रोग का नाम क्या है, रतौंधी है। इस रोग में क्या देखने को मिल रहा है कि अंधेरे में खराब दृष्टि या दृष्टि का पूर्ण नुकसान हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी आंखों को नुकसान हो रहा है, हम देख नहीं पा रहे हैं, जो दृष्टि है वो पूरी बाधित हो सकती है या फिर आपको रात में दिखाई नहीं दे सकता है। किसकी कमी से हो रहा है ये हो रहा है विटामिन ए की कमी से। और कहाँ पे हो रहा है, हमारी आंखों में हो रहा है। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, इस बीमारी को हमने कहा रतौंधी। तो अभी आपने देखा कि जो विटामिन है, विटामिन भले ही हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन विटामिन की कमी से हमें बहुत जो खराब टाइप के जो रोग होते हैं वो हो सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, उसे रतौंधी कहेंगे। रतौंधी में क्या हो रहा है, जो मनुष्य होता है जिसे रतौंधी हो जाती है उसे रात में दिखाई नहीं देता है, या फिर उसकी जो दृष्टि का पूर्ण नुकसान यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट जो विटामिन हमारे पास आया विटामिन B1। विटामिन B1 से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। अब जैसे कि बी से आप याद रख सकते हैं कि बी से क्या रहा है, बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग में क्या होता है कि जो वजन कम हो जाता है और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, यानी कि जो इंसान है, इंसान का एकदम वजन कम हो जाएगा, वो बहुत कमजोर सा देखने लगेगा और उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, यानी कि उसे कार्य करने में क्या होगी, बहुत थकावट महसूस होगी। किस विटामिन की कमी से हो रहा है, ये हो रहा है विटामिन बी की कमी से। और क्या इस बीमारी को कहेंगे, बेरी बेरी इस बीमारी को कहेंगे। वैसे ही आपने क्या देखा, विटामिन सी देखा, विटामिन सी से क्या हो रहा है, स्कर्वी हो रहा है। तो विटामिन स्कर्वी में क्या हो रहा है, मसूड़ों से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। तो इस बीमारी को हम क्या कहेंगे, इसे हमने कहा स्कर्वी। और किससे हो रहा है, ये विटामिन सी से हो रहा है। ये सारे क्या है, विटामिन के प्रकार हैं। आपको ये भी बताया गया था कि विटामिन कहाँ कहाँ पे जो विटामिन के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से, कहाँ से आप विटामिन को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास जो विटामिन आया है वो आया है विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो क्या होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या होता है, कोमल
जो हड्डियां होती हैं वो कोमल हो जाती हैं, यानी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, कोमल हो जाती हैं और टूट जाती हैं बहुत इजीली। किसकी कमी से हो रहा है ये? विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट आता है विटामिन ई, जिसमें मानसिक कार्य विकार हो जाते हैं और इसके जो लक्षण है वो क्या है? पीली त्वचा होती है और तेजी से बुढ़ापा आने लगता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आया विटामिन के आया। विटामिन के से क्या होता है? नक्सीर होता है, यानी कि यहाँ में थक्का जमने में देरी होती है। जैसे कि क्या होता है, किसी का अगर कहीं पे कट गया है तो वो खून बहता ही रहता है। सामान्य तौर पर हम क्या देखते हैं? सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि जो अगर कहीं पे कट जाता है तो कुछ देर में वहां पे थक्का जम जाता है खून का और खून बहना बंद हो जाता है। पर जिसमें विटामिन के की कमी पाई जाती है, यानी वहां पे विटामिन के उसकी बॉडी में कम है, तो क्या होता है, एक बार अगर हाथ कट गया, अगर खून बह गया तो वो खून बहता ही रहता है, वो बंद नहीं होता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। अगर खून बहता ही रहेगा तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये आपने क्या पढ़ा? आपने विटामिन के अलग अलग प्रकार पढ़े। आपने देखा कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, उस रोग का आपने नाम पढ़ा और उसके आपने लक्षण पढ़े। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।